Hello everyone, I am Dhiren Gupta and you are watching my channel Genius Coaching and Guidance Center। जैसा कि आप वीडियो के फ्रंट पे में आप देख चुके हैं कि एक वीडियो में सभी राइटर्स और पोएटेस के नाम को याद कराने की बात की गई है। तो मैं आज आप सबको एक ही वीडियो में सभी पोएट के राइटर्स का नाम विथ इमेज के साथ आपको याद कराने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बने रहना है वीडियो में और चैप्टर वाइज मैं उसके राइटर के बारे में तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको राइटर्स के बारे में थोड़ी जानकारियां देते हुए राइटर्स के नाम और चैप्टर के नाम को बता रहा हूँ विथ इमेज। राइटर्स की इमेज के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब आप देखें, इसके फर्स्ट चैप्टर को देखना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, जिसे फादर ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, इनको स्पिरिचुअल लीडर्स भी कहते हैं, आध्यात्मिक नेता। महात्मा गांधी को ऐसे बापू के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस को अपना वेपन्स के रूप में इस्तेमाल किए। तो महात्मा गांधी जो है राइटर हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ और 13 जनवरी 1948 यानी उनके आज़ादी के 1 वर्ष भी नहीं पूरा हुए थे कि उनको नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। चूँकि ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आपको इससे भी इतना याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो गांधी जी ने वर्णन किया है वो गांधी जी के वर्णन का क्या उद्देश्य था। इसमें इंडियन सिविलाइजेशन का वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपैरिजन किया गया है, तुलना करके बताया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन को बेहतर माना है लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी गलत नहीं कहा है महात्मा गांधी ने। ये महात्मा गांधी की सबसे बड़ी महानता है। नेक्स्ट चैप्टर को मैं देखता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में देखना है तो नेक्स्ट चैप्टर है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये स्पीच दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जब फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे 1967 में तो उन्होंने यह स्पीच दिया था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो हुआ 1897 में और इनका डेथ हुआ 1969। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि प्रेसिडेंट बनने के बाद ये स्पीच को डिलीवर किए हैं। इस स्पीच में वो बताने की कोशिश किए हैं कि भारत मेरा अपना घर है। वो पूरे इंडिया को अपना घर के रूप में मानते हैं और इंडियन पीपुल को अपने फैमिली मेंबर्स के रूप में मानते हैं। तो इस चैप्टर में खासकर इस बात पर ज़्यादा विशेष जोर दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। तो इस चैप्टर जो भारत इज माय होम था इसमें बताया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो अब तक मैं 2 चैप्टर के बारे में बताया हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है? महात्मा गांधी। और भारत इज माय होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट चैप्टर को लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर को देखता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हैं मनोहर मलगोनकर। इनका बर्थ डेट है 1913। मनोहर मलगोनकर एक नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और इनके द्वारा जो ये पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया है। अब पिंच ऑफ स्नफ में खास कर वे क्या बताते हैं जरा आप इसे जानें। अब पिंच ऑफ स्नफ का अर्थ होता है एक चुटकी तंबाकू अर्थात एक चुटकी खैनी।
तो पिंच ऑफ स्नफ में मनोहर मलगोनकर जो बता रहे हैं वो विशेषकर अपने मामा जिनका नाम है नानू काका, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और इस चैप्टर में खास बात यह है कि उनके मामा नानू काका जमींदारों की समस्याओं को लेकर के दिल्ली आ रहे थे, तो उन्होंने उनके विषय में ये बताया गया, उनके कुछ इमेज को बताया गया, साथ में उनके क्लीवरनेस और प्रॉब्लम्स को कैसे वो चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं, इस बात पर जोर किया गया है। इस चैप्टर में खास ये बातें हैं कि चैप्टर में नानू काका जो थे एक गांव के रहने वाले थे, लेकिन शहर में बिना अपॉइंटमेंट के मंत्री से मिल करके चले गए। वो भी मंत्री उनके लेखक के घर पर आए थे। तो ये एक इसके स्टोरी पर अभी एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको चैप्टर के नाम बताते जाता हूँ और उसके राइटर के नाम। तो पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हो गए मनोहर मलगोनकर। मनोहर मलगोनकर जो हैं नानू काका के भांजा हुए, यानी मामा भांजे की कहानी इसमें दी गई है और मामा भांजा के घर में आते हैं। ओके, तो अब आप देखें पिंच ऑफ स्नफ के बाद मैं लेता हूँ नेक्स्ट चैप्टर को देखता हूँ, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग Jr. अर्थात जूनियर मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। और मार्टिन लूथर किंग का जो जन्म हुआ था 1929 और इनका डेथ हुआ 1968। मार्टिन लूथर किंग ने आई हैव अ ड्रीम क्या किया, तो आई हैव अ ड्रीम नामक स्पीच को मार्टिन लूथर किंग ने 18 अगस्त 1963 में दिया था। 18 अगस्त 1963 में मार्टिन लूथर किंग ने स्पीच दिया और इस स्पीच में वे खास कर जो बताए हैं वो बताए हैं मुख्य रूप से निग्रो जाति के लोगों को स्पीच में समझाने की कोशिश की है कि निग्रो जाति के लोगों को तो अन्य जाति जो वाइट मैन थे, निग्रो चूंकि ब्लैक मैन थे, तो वाइट मैन के से जो अदर वायलेंस का प्रयोग करके जो उनसे अपने राइट्स को मांगने की बात करते हैं वो राइट्स नहीं मांगना, बल्कि गांधीवादी विचारधारा अर्थात नॉन वायलेंस को अपनाते हुए उनसे अपने राइट्स की बात करना है, सिटीजनशिप मांगना, और ऐसा वे विचार दिए थे। और उन्हें नेग्रो जाति के लोगों को सलाह दिए थे कि वे अपने ही एरिया में रहें, मिसिसिपी, अल्बामा, ये सब नेग्रो जाति के लोगों का रहने का वास्ता, तो उन्हें उसी स्थान पर रख के क्रांति करने की बात की। तो मार्टिन लूथर किंग का क्या सपना था, व्हाइट मैन और ब्लैक मैन दोनों साथ में रहेंगे और साथ में उनके बच्चे खेलेंगे, ये उनका सपना था। और इसी सपना को लेकर के उन्होंने ये स्पीच दिया है। तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ये स्पीच दिया गया है। स्पीच का नाम क्या, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन है, स्पीच के डिलीवर कौन है, मार्टिन लूथर किंग। ओके, तो अब आप देखें नेक्स्ट चैप्टर, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ऐसे विचार जो मानव जाति की सहायता करते हैं। तो मानव जाति की सहायता करने वाले विचारों के बारे में जो उल्लेख किए हैं वो है बर्टन रसेल ने। बर्टन रसेल ने मानव जाति के विचार का उल्लेख किए हैं। मानव जाति के विचार खासकर क्या है वो जाया जाए, तो मानव जाति के कल्याण के लिए जो विचार दिए गए हैं इस चैप्टर में बताया गया है। पूरी मानव जाति की अभी स्थिति क्या है इस पर ध्यान दिया गया है। इससे अवगत हमें कराने के लिए बर्टन रसेल ने अपनी रचना की है। तो बर्टन रसेल की रचना जो है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर हैं बर्टन रसेल। तो बर्टन रसेल के द्वारा जो रचना की गई है ये है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। बर्टन रसेल का जन्म जो हुआ था 1872 में, बर्टन रसेल का जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में और इनका डेथ हुआ 1970 1970 ईस्वी में। और बर्टन रसेल थे
फिलोसफर, मैथमेटिशियन, एडवोकेट, स्टोरी राइटर। बर्ट्रैंड रसल जो थे मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे और मैथमेटिशियन के साथ साथ एडवोकेट भी थे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर को अब लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के राइटर हैं शिगानोया। शिगानोया के बारे में आप जान लें, यह एक जापानी राइटर है और इनके द्वारा जापानी शॉर्ट स्टोरियाँ लिखी गई है और 1883 में इनका जन्म हुआ और 1971 में इनका निधन हुआ। तो शिगानोया के द्वारा द आर्टिस्ट जो लिखा गया है उसमें क्या स्टोरी है, जरा उस पर विचार करते हैं। द आर्टिस्ट एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। इसमें 12 ईयर यानी 12 वर्ष की एक सेवी नाम के बच्चे का उल्लेख किया गया है, जो एक लड़का है सेवी नाम का, जिसे गार्ड्स को कलेक्ट करने का बहुत शौक था, जिसे हम लोग कोहरा के नाम से जानते हैं। तो पम्पकिन्स के ही क्वालिटी का होता है फ्रूट, तो इसके कलेक्ट करने का वो कार्य करते थे और इसी के वजह से उसे स्कूल में भी पनिशमेंट दिया गया, साथ में उसके माता पिता की भला बुरा बहुत कहा गया टीचर्स के द्वारा। तो इसकी कहानी है द आर्टिस्ट में। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर को लेता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न जो क्रिएट किया गया है, इसके रचनाकार हैं, ये एक लेखिका है जर्मन ग्रियर। जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखी गई रचना है अ चाइल्ड इज बॉर्न। चाइल्ड इज बॉर्न के रचनाकार जर्मन ग्रियर है। इसका बर्थ है 1939 यानी 1939 में इनका जन्म हुआ और ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट राइटर, एक स्त्री लेखिका के रूप में ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध लेखिका के रूप में जानी जाती है। तो चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर्स का नाम हो गया जर्मन ग्रियर। तो अब आप जान लें चाइल्ड इज बॉर्न में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो चाइल्ड इज बॉर्न में बताया गया है एक बच्चे के जन्म के साथ क्या क्या सेलिब्रेशन होता है, क्या क्या ओकेशन का क्या रिस्पॉन्स लेते हैं लोग, सोसाइटी में क्या वैल्यू है चाइल्ड बर्थ का। और चाइल्ड बर्थ के साथ साथ इसमें ये बताया गया है कि चाइल्ड बर्थ से पहले क्या क्या प्रिपरेशन होता है, उस पर ध्यान दिया गया है। तो चाइल्ड बर्थ को लेकर के विशेष ये रचना है और एक चूँकि स्त्री के द्वारा वर्णित है इसलिए इसमें विशेष वर्णन किया गया है। एक एक छोटी छोटी बातों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो विभिन्न क्षेत्रों में ये चाइल्ड बर्थ सेरेमनी को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है उसका उल्लेख किया गया और इसमें स्त्रियों का सबसे ज़्यादा सहभाग होता है, इस पर जोर दिया गया है। ओके, तो अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर का नाम है जर्मन ग्रियर। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर को लेता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस ये भी लिखा गया डोरथी एल सेयर्स के द्वारा। तो ये इसके राइटर हैं डोरथी एल सेयर्स। तो हाउ फ्री इज द प्रेस एक ऐसी रचना है जिसमें प्रेस की भूमिका को बताया गया है। इसके राइटर्स के बारे में पहले जान लेते हैं डोरथी एल सेयर्स के बारे में। तो डोरथी एल सेयर्स जो हैं 1893 में इनका बर्थ हुआ और 1957 में इनका डेथ हुआ है। तो यह एक ऐसी लेखिका है जो 1893 ईस्वी में जन्म ली और 1957 ईस्वी में इसका निधन हो गया। और इस ये लेखिका के साथ साथ और क्या क्या इनमें गुण था वो जरा जानते हैं। तो यह एक पोएटेस थी और प्ले राइटर भी थी और एसेइस्ट भी थी। अर्थात ये हाउ फ्री इज द प्रेस की रचना का एक कवित्री थी और एसेइस्ट यानी निबंधकार भी थी और यह एक प्ले राइटर्स
अर्थात नाटककार हुए। तो इनके द्वारा हाउ फ्री इज द प्रेस में क्या उल्लेख किया गया? हाउ फ्री इज द प्रेस में विशेष उल्लेख किया है कि किस तरह से प्रेस को कब आज़ादी उसकी छीनी जाती है, मीडिया को कब आज़ादी दी जाती है और कब उसकी आज़ादी छीनी जाती है, विभिन्न कंट्री में क्या वैल्यू है मीडिया का सोसाइटी में क्या वैल्यू है, और मीडिया से लोग किस तरह से बर्ताव करते हैं। मीडिया की कमजोरियों को भी इसमें बताया गया है कि आखिर एडवर्टाइजमेंट के बल पर ही प्रेस चल रहा है, न कि पब्लिक के न्यूज पर। तो प्रेस का ये खास होना क्या है? एडवर्टाइज विज्ञापनकर्ताओं के बल पर उसके पैसे से ही प्रेस चलता है। नहीं तो प्रेस में जो छपाई होती है मुद्रण का खर्च भी उसके पेपर के मूल्य में नहीं मिल सकता है। तो अब आप समझ गए हैं। तो इसके चैप्टर के हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर्स का नाम हो गया डोरथी एल सेयर्स। नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं द अर्थ। द अर्थ जो एक ऐसी कहानी है जिसमें एच.जी. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। द अर्थ के बारे में आप समझें। द अर्थ में खास कर बताया गया है एक फार्मर्स की कहानी, पुअर फार्मर्स की कहानी है जिसका नाम है जॉनसन। और जॉनसन के पुत्र के बारे में इसमें विशेषकर उल्लेख किया गया है कि जॉनसन का जो पुत्र था उसे डॉक्टर ने हैंस को यानी अर्थात मुर्गियों को पालने की सलाह दी थी। मुर्गियों को पालने की सलाह दी थी क्योंकि वो ज़्यादा समझदार लड़का नहीं मालूम पड़ता था, इसलिए उसे पढ़ाई लिखाई के अलावा कार्य में उसे सौंपने का कार्य किया गया था। तो उनके पुत्र का नाम था बेंजीन। बेंजीन के द्वारा जो उल्लेख किया गया यहाँ, तो बेंजीन ने बताया गया है इसमें कि बेंजी जो है एक ऐसा लड़का था जो कि पहले मुर्गियों को पालता था और उसके अंडों को टोकरियों में बेचा करता था। धीरे धीरे उसने फॉर्म्स स्थापित किया और फॉर्म्स इतने बड़े बड़े हो गए कि ट्रकों में उसके अंडे बिकने लगे। तो यहाँ इसमें जो बताया गया है द अर्थ में एच.जी. वेल्स के द्वारा कि किस तरह से एक मामूली सा इंसान कैसे अपने मेहनत के बल पर प्रॉपर्टी डीलर बनता है और अपने पहचान बनाता सोसाइटी में। जो एक मामूली से फार्मर का पुत्र था जॉनसन। तो इस चैप्टर में ऐसा खास ये है कि जॉनसन के पुत्र बेंजी के कहानियों का उल्लेख किया गया है और बेंजी की वाइफ जो थी वो उसके कार्य में बहुत सही थी। नेक्स्ट चैप्टर को लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आइडिया थ्रो ट्रेवलर्स आए। इसके राइटर का नाम है पियर एस बुक। यह एक लेखिका है। पियर एस बुक के द्वारा लिखी गई है। रचना का नाम है इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स। अर्थात भारत के विषय में वर्णन किया गया है यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से। यात्रियों के द्वारा आपको देखा जो यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है उससे उल्लेख किया गया है इसमें पियर्स एस बुक के द्वारा। तो इसमें खास बात यह है कि इस रचना में ये बताया गया है इंडिया के लोगों को यदि इंडिया के राइटर्स के द्वारा बताया जाता है तो यह एक प्रशंसा अपनी स्वयं की प्रशंसा होगी। लेकिन जब अदर राइटर के द्वारा दूसरे देश के ट्रेवलर्स के द्वारा जब इंडिया के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है तो ये खास बातें होती है। इंडिया के प्रेज की बात होती है। इंडिया के विषय में जो भी कही गई बातें होती है लोग उसे सच मानते हैं। ओके, तो ये जो है पियर्स एस बुक के द्वारा लिखी गई रचना है ट्रेवल इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आए। पियर्स एस बुक का जन्म जो हुआ है 1892 में और इनका जन्म हुआ अमेरिका में, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई की गई चाइना में। इनकी पढ़ाई लिखाई चाइना में हुई और 1973 में इनका डेथ हो गई।
तो यह एक लेखिका है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए ये रचनाकार एक लेखिका है। ओके, तो इसके बाद मैं देखता हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11 है, और चैप्टर नंबर 11 है अ मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेखव। तो अ मैरिज प्रपोजल जो है एक ऐसी रचना है जिसमें विवाह के प्रस्ताव की बात कही गई है। विवाह के प्रस्ताव को लेकर के एक रचना है अ मैरिज प्रपोजल। अब जाने मैरिज प्रपोजल में क्या खास बातें कही गई है। उससे पहले मैं राइटर के बारे में बता देता हूँ। मैरिज प्रपोजल के रचनाकार जो हैं एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है एंटोन चेखव, और ये डॉक्टर के साथ साथ एक ड्रामाटिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हुए। और मैरिज प्रपोजल के बारे में आप अच्छी तरह जान लें कि मैरिज प्रपोजल एक ऐसी रचना है जिसमें एक नाटक, एक अर्थात कॉमेडी के रूप में बताया गया। एक कॉमेडी के रूप में यह रचना है जिसमें एक ऐसी कहानी को लाया गया है। एक लैंड लॉर्ड हैं, भूमि के मालिक हैं, और जिसके द्वारा किराए के रूपदार से बातें भी हैं, और एक डॉग्स को लेकर के इसमें क्वेरल हो जाता है। झगड़े से ये कहानी शुरू होती है और झगड़े से ये कहानी समाप्त भी होती है। तो मैरिज प्रपोजल के रचनाकार जो है एंटोन चेखव। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 11 चैप्टर हैं इंग्लिश के बुक में। 11 चैप्टर प्रोज में है और पोएट्री में 10 चैप्टर हैं। तो प्रोज के 11 चैप्टर के नाम और उसके राइटर के नाम को आप अच्छी तरह याद रखें। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके राइटर हो गए महात्मा गांधी। उसका नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम के राइटर हो गए डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद पिंच ऑफ सनम के राइटर हो गए मनोहर मलहोत्रा। उसके बाद है आई हैव अ ड्रीम के जो एक स्पीच है, और इसके राइटर हो गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, उसका नेक्स्ट चैप्टर है बर्ट्रैंड रसेल, इसके रचनाकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 6th चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट के रचनाकार हैं सिगामाया, जापानीज है कहानी नाम सिगामाया। अ चाइल्ड इज बोर्न 7th चैप्टर है, और इसके रचनाकार का नाम है जर्मन ग्रियर एक लेखिका है। और हाउ फ्री इज द प्रेस के रचनाकार भी एक लेखिका ही है, और इसका नाम है एक डोरथी एल सीयर्स। द अर्थ के रचनाकार H.G. वेट्स हैं इसके रचनाकार। और इसमें खासकर उल्लेख जो किया गया है एक बेंजी नाम की एक अंडा विक्रेता के बारे में उल्लेख किया गया है, जो एक प्रॉपर्टी डीलर बनकर के काफी धन को अर्जित कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आइडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए, और इसके रचनाकार है पियर्स एस बुक। और नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद जो है 11 चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, और इसके रचनाकार है एंटोन चेखव। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैरिज प्रपोजल तक में 11 चैप्टर पूरा होता है, और एक विवाह का प्रस्ताव क्या है मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है, और इसके रचनाकार है एंटोन चेखव। वो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर के साथ साथ रूस के रहने वाले डॉक्टर थे, और डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने रचनाकार किया, स्टोरी राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे। यह एक कॉमेडी नाटक है, एक तरह से कॉमेडी लिखा गया है जो झगड़ों से प्रारंभ होती है। क्योंकि ये झगड़े तो झगड़ों के रूप में कॉमेडी में मानना चाहिए, इंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए रचना की गई, कोई सीरियसली रचना नहीं है ये। ओके, तो इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये 11 चैप्टर कंप्लीट होते हैं और प्रोज के। इसके बाद मैं पोएट्री के चैप्टर्स को बताता हूँ। तो पोएट्री में जो चैप्टर हैं कुल मिलाकर के 10 चैप्टर हैं, और
पोएट्री के चैप्टर हैं कुल मिलाकर के 10 चैप्टर्स हैं, 10 पोएम्स दिए गए हैं और इसमें राइटर्स के नाम के साथ इसको भी याद रखना है आपको। तो पोएम्स के नाम को जानना है तो फर्स्ट पोएम को देखते हैं। तो फर्स्ट पोएम जो है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट हो। चूंकि यह एक प्रेम की कहानी, स्वीटेस्ट लव, सच्चा प्रेम जो होता है उसे कभी नहीं भूला जा सकता है। यह रचना जो है जॉन डन के द्वारा लिखी गई रचना है। जॉन डन जिनका जन्म 1572 में लंदन में हुआ, 1572 में लंदन में जन्म हुआ और इनका डेथ 1631 में हुआ। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के रचनाकार हैं जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के रचनाकार हैं जॉन डन। क्योंकि जीओ ये गो का तात्पर्य जो है, जीओ गो जो होता है जाना, उसी का एक पास्ट प्राचीन के लिए एंशियंट रूप है। ओके, तो गो का जीओ ई जो लगा दिया गया है इसका भी अर्थ जाना ही होता है। तो सच्चा जो स्नेह होता है वह नहीं कभी जाता है, वो सदा बना रहता है। नेक्स्ट चैप्टर को लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर का आप इमेज देख रहे हैं, वाल्टर विटमैन। आप अच्छी तरह उन्हें इमेज के साथ याद रखें। राइटर्स को आप इमेज के साथ याद रखते हैं तो उसको अच्छी तरह से याद। तो इसके पोएम का पोएट का नाम है वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन के द्वारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के रचनाकार हैं वाल्ट विटमैन। उनके बारे में ये जान लें कि वे 12 ईयर के पहले ही वे कारपेंटर थे। उसके बाद वे टीचिंग का कार्य भी किए। उन्होंने बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ को जीने का कार्य किया। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1819 में इनका जन्म हुआ और इनका डेथ हुआ 1892 में। नेक्स्ट चैप्टर को लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियों के झरने का उल्लेख किया गया है और ये रचना है W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है। W.H. ऑर्डन के द्वारा रचना की गई है और W.H. ऑर्डन की इसमें जानते हैं वे पोएट थे और साथ में पोएट के साथ साथ W.H. ऑर्डन जो थे एक पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, एडिटर थे और ट्रांसलेटर अर्थात अनुवादक थे। तो वे एक कवि, नाटककार, संपादक और अनुवादकर्ता थे। W.H. ऑर्डन। तो थर्ड पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है टू ऑटम। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं ऑटम एक सीजन का नाम है और ऑटम सीजन के विशेषताओं का इसमें उल्लेख किया गया है। तो ऑटम सीजन के बारे में बताने वाले राइटर का नाम है जॉन केट्स। जॉन केट्स का जन्म लंदन में हुआ था और जॉन केट्स के बारे में आप अच्छी तरह जानें। जॉन केट्स का जन्म लंदन में हुआ और एक ऐसी रचना है पतझड़ के बारे में उल्लेख किया गया है। जब ऑटम सीजन आता है तो उस ठंड के कारण कैसे ट्री सब अपने लिप्स को कैसे फॉल कर देती है, इसका उल्लेख किया गया है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के रचनाकार के साथ साथ यानी पोइट के बारे में जानते हैं। तो पोइट के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वे उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था। तो उनका डेट ऑफ बर्थ था 1795 और डेथ का डेट था 1821। वे एक रोमांटिक पोएट थे। वे जॉन केट्स जो थे रोमांटिक पोएट। तो टू ऑटम के राइटर का नाम है जॉन केट्स। ऑड टू ऑटम। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एन एपिटल। इसके राइटर का नाम वाल्टर डी ले मेयर। वाल्टर डी ले मेयर का जन्म जो हुआ इंग्लैंड में हुआ है 1873 में
और इनका डेथ हुआ 1957 में। तो एनापिटाफ के रचनाकार का नाम है वाल्टर डी ले मेयर। एनापिटाफ के रचनाकार का नाम है वाल्टर डी ले मेयर। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है द सोल्जर। नेक्स्ट चैप्टर है द सोल्जर। तो अब जान लें द सोल्जर के रचनाकार जो हैं वो रचनाकार हैं रूपर्ट ब्रोक। द सोल्जर के रचनाकार हैं रूपर्ट ब्रोक। द सोल्जर में जो खास बातें बताई गई है, एक सैनिक, इंग्लैंड के जो सैनिक हैं वह मातृभूमि से कितना स्नेह रखता है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या करता है। उसका वह अरमान था, जब वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें वो इसमें शामिल भी लिए और वर्ल्ड वार स्टार्ट होने से पहले ही वे ये रचना किए थे। उनकी यह इच्छा थी कि वो यदि कहीं भी शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, वीरगति प्राप्त करते हैं, तो उनके जो बॉडी है उन्हें उनके ही मातृभूमि में ला करके उन्हें दफनाया जाए, किसी भी कोने में, उसी के ही मातृभूमि में। एक देशभक्ति की रचना है यह। इंग्लैंड के राइटर्स की उल्लेख करते हुए इंडिया के लोगों को यह प्रेरणा दी गई, जब इंग्लैंड के लोग अपनी मातृभूमि से स्नेह इतना रखते हैं तो इंडिया के लोगों को भी अपनी मातृभूमि से स्नेह रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर थे वो है द सोल्जर। द सोल्जर के रचनाकार हैं रूपर्ट ब्रोक। द सोल्जर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो देखते हैं वो है मैकाविटी मिस्ट्री कैट। एक रहस्यमय बिल्ली की कहानी है। टी.एस. एलियट इसके रचनाकार हैं, जिनका जन्म यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ और 1888 में 1888 ईस्वी में जन्म हुआ इनका। और ये अमेरिका में तो यूएसए में जन्म लिए, लेकिन रहे इंग्लैंड में जाकर। इंग्लैंड में रह करके इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। और टी.एस. एलियट की रचना के बारे में जानते हैं। टी.एस. एलियट जो हैं ये एक ऐसे रचनाकार हैं जिनके बारे में विशेषकर ये जानना जरूरी है कि ये रचना करने के साथ साथ क्या करते थे। तो ये एक अच्छे राइटर भी थे और साथ में पोएट्स भी थे। तो मिस्ट्री कैट इनकी रचना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं। वो क्रिएशन करने वाले एक रचनाकार व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर को देखता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है फायर हिम। फायर हिम अर्थात फायर हिम का अर्थ होता है अग्नि स्तुति। तो अग्नि स्तुति के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है और इसमें खासकर बताया गया है केकी एम दारोवाला के द्वारा अग्नि स्तुति का बर्निंग घाट के बारे में उल्लेख किया गया है। एक ऐसे स्थान जहाँ शवों को जलाया जाता है और उससे संबंधित बातों का उल्लेख है इस चैप्टर में। और ये जो पोएम है केकी एम दारोवाला के द्वारा लिखा गया है। केकी एम दारोवाला का जन्म जो हुआ था 1937 में और इनका डेथ हुआ 1948 में। तो 1937 में जन्म हुआ, 1948 में ये इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1948 में सम्मानित किया गया है। 1937 में जन्म हुआ। इनके डेथ के बारे में उल्लेखनीय नहीं चैप्टर में दिया गया है, इसलिए आपको याद करने की आवश्यकता है। तो आप जान लें 1984 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1984 ईस्वी में केकी एम दारोवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं फायर हिम अग्नि स्तुति के रचनाकार है केकी एम दारोवाला। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है द स्नेक। स्नेक जो चैप्टर है D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। स्नेक चैप्टर के रचनाकार हैं D.H. लॉरेंस। तो D.H. लॉरेंस के रचना का द्वारा स्नेक लिखा गया। स्नेक
के रचनाकार का D.H. लॉरेंस का जन्म जो हुआ 1885 में 1885 ईस्वी में जन्म हुआ और 1930 में इनका डेथ हो गया। वे एक अच्छे नॉवलिस्ट, पोएट और एसेइस्ट थे, निबंधकार थे, एक उपन्यासकार, कवि और निबंधकार थे। और इनके द्वारा जो मुख्यतः इसमें उल्लेख क्या किया गया है, जरा उसको स्नेक चैप्टर में जो उल्लेख किया गया है, एक ब्लैक कोबरा का उल्लेख किया गया। एक ब्लैक कोबरा था जो उसके राइटर्स के बाथरूम में चला गया था और वहाँ पर वह भी पानी पीने के लिए आया था। राइटर को भी रात को प्यास लगी थी, पोएट को, और वे पोएट गए थे पानी पीने के लिए, तो अचानक दोनों की नजरें मिली उससे और वहाँ पर उसने फियर फील किया और फियर फील करने के बाद एक लॉक्स अर्थात लाठी का डंडा जिसको कहते हैं, उसे उसने फेंका और उसे फीलिंग हुई कि शायद वो स्नेक मर गया होगा, ऐसा करके वो भाग निकले वहाँ से। तो ये चैप्टर जो है स्नेक D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। D.H. लॉरेंस के द्वारा रचना की, उनका नाम है स्नेक। उसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस के रचनाकार का नाम है कमला दास। यह एक पोएटिस है अर्थात कवित्री है और इस कवित्री के द्वारा जो मुख्य रचना की गई है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसमें क्या खास बातें उल्लेखनीय है, जरा इस पर विचार करते हैं। इसमें जो उल्लेखनीय बातें की गई है वो ये है, एक ग्रैंड मदर्स अर्थात दादी माँ के पास ही ये कमला दास रह करके अपना पढ़ाई लिखाई की और बचपन बिताई थी, लेकिन बाद में बड़े होने के बाद शहर में रहना पड़ा। लेकिन दादी माँ के द्वारा उनका दिया गया स्नेह और उनके द्वारा किए गए कार्य सब कुछ उस घर के साथ जुड़े हुए थे, पुराने घर के साथ। जब कमला दास वापस वहाँ पहुँचती उस स्थान पर, तो एक एक चीज़ों को देखकर उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी, उस अपने दादी के साथ बिताए हुए बचपन के वो सारे दिन याद आने लगे। तो इस तरह से माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है एक ऐसी कविता है जिसमें कमला दास ने उल्लेख किया है इस चैप्टर में अपने दादी के बारे में, इस चैप्टर में कमला दास के द्वारा। तो यह एक मलयालम के रचनाकार हैं, कवित्री है और इनका जन्म हुआ 31 मार्च 1934 में। 31 मार्च 1934 में इसका जन्म हुआ और नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से 10 नंबर जो चैप्टर आप देख रहे हैं, 10 नंबर के पोएम का नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसके रचनाकार हैं कमला दास। तो इस तरह से अब आपको मैं 10 पोएम्स के रिवीजन को पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, अर्थात मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अब आप एक एक करके एक एक पोएम के राइटर्स के नाम को फिर से स्मरण करें। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के रचनाकार का नाम राइटर्स हैं जॉन डन और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट का नाम है वाल्टर विटमैन। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर का नाम है W.H. ऑडेन और टू ऑटम के पोएट का नाम है जॉन किट्स। एनापिटाफ के पोएट का नाम है वाल्टर डी लेमेयर। द सोल्जर के पोएट का नाम है रूपर्ट ब्रूक, जो एक स्वयं सोल्जर था, एक सिपाही था वो। मैकाविटी नेस्टी कैप के पोएट का नाम है T.S. एलियट। फायर हिम अग्नि स्तुति के रचनाकार का नाम है K.N. दारूवाला। स्नेक के रचनाकार हैं D.H. लॉरेंस और माय ग्रैंड मदर्स हाउस के रचनाकार हैं कमला दास। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 10 पोएम्स हैं, 11 प्रोज हैं, तो कुल मिलाकर के हो गए 21, यानी 21 चैप्टर हैं टोटल आपके इंग्लिश बुक में जो क्लास 12 के हैं। तो क्लास 12 के इंग्लिश बुक के प्रोज के समरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसके समरी को देख लें। ओके, तो अब इस चैप्टर के साथ साथ आप इसके समरियों को भी देख लेंगे
तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारियाँ अच्छी तरह से होगी और संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अच्छी तरह से ये जान लें कि पोएट्स और राइटर्स के नाम को याद रखने से आपको मिनिमम 10 मार्क्स तो सिक्योर कर सकते हैं। अब देखिए, राइटर्स के नाम यदि मैच करने में पूछे जाते हैं तो आप तो मैच कर लेंगे अच्छी तरह से, साथ में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सॉल्व करने में सहायता करते हैं। जिससे आपको पूछे जाएंगे हु हैज़ रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं महात्मा गांधी। विच ऐसे इज रिटन बाय महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो दोनों तरफ से पूछे जा सकते, राइटर का नाम पूछ सकते हैं, महात्मा गांधी की रचनाओं का नाम पूछ सकते हैं। जैसे विच स्पीच इज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग, तो इसमें कह सकते हैं आई हैव अ ड्रीम। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि चैप्टर के नाम को भी याद कर सकते हैं, साथ में उसके राइटर्स के नाम को याद करके। थैंक यू। तो वीडियो देखने के लिए मैं